नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन बात करेंगे, जहां से अपन संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं तो अपन बात करेंगे नंबर सिस्टम। जो अपना आज चैप्टर रहेगा वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो अपन विस्तार रूप से पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ध्यान से देखना। अपन बात करते हैं संख्या पद्धति। देखो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन किसके बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। देखो अपने को नाम से पता लग गया कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, अर्थात अपन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्या जो है वो क्या होती है। संख्या से पहले अपन पढ़ेंगे अंक के बारे में। अंक जो है वो अपने आप में केवल अकेले ही होते हैं। तो अंक होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। जो स्वयं अकेले होते हैं वो अंक हैं। तो 0 से लेकर के 9 तक के जो हो गए वो अंक हो गए। और 2 या 2 से अधिक जो अंक आपस में मिलते हैं, ठीक है, उनसे क्या बन गई? संख्या बन गई। तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, ये टोटल है ना 10 अंक हो गए। ये अंक कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये जो है इस प्रकार लिखे गए, इनको तो अपन बोलेंगे अंक। और इनके बाद में जो भी अपन अंक को, 2 अंकों को एक जगह करते हैं, ठीक है ना, 2 अंकों को एक जगह करते हैं या जिनको भी अपन एक जगह करते हैं ना, उन पे अपनी क्या हो जाएंगी? संख्याएं बन जाएंगी। तो बात समझ में आ गई, अंक और संख्या। अब अपन देखते हैं कि भाई जो संख्या है, ठीक है ना, वो संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो देखना, संख्या जो होती है ना वो कौन सी होती है, अपन विस्तार रूप से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो अपन बात कर लेते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। अपन बात कर लेते हैं कौन सी संख्या के बारे में? प्राकृत संख्या। फिर अपन बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। फिर अपन बात करेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं पहले इन 3 संख्याओं के बारे में बात करते हैं कि भाई जो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, वो क्या चीज है, और पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है। प्राकृत संख्या जो होती है ना, वे संख्याएं होती हैं जहां से गिनती शुरू होती है, ठीक है ना। अर्थात प्राकृत जो संख्या है ना वो 1 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, ठीक है, और कहां तक चलती है? अनंत तक, इनफिनाइट, ठीक है। तो यहां जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक चलती हैं। कहने का मतलब यहां पर कोई भी प्राकृत संख्या के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि मान लो प्रश्न आ जाए ऐसे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो अपन प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग तब बताएंगे जब हमें प्राकृत संख्याओं के बारे में पता हो। तो देखो आज हमें पता लगा कि भाई प्राकृत संख्या जो है ना वो क्या होती है? 1 से अनंत तक होती है, जिसमें 0 नहीं आता है। प्राकृत संख्या जिसमें 0 नहीं आता है। तो कहने का मतलब जो प्राकृत संख्या होती है ना उसमें 0 नहीं आता है। तो प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। प्राकृत संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक होती है, वे संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं दूसरी अपनी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या है वो होती है कि जो 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, उसको आप लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत पूर्ण संख्या बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे आप? पूर्ण संख्या बोलेंगे, जो 0 से शुरू होती है। बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो होती है, पूर्ण और अंक, अर्थात इसमें अपने पास में संख्या जो होती है वो माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। होता क्या है कि एक संख्या रेखा होती है जिसको आप नंबर लाइन बोलते हैं, जिसमें मीडिएटर में 0 होता है और इधर मान होता है 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ अनंत तक होता है। और ये जो संख्या आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, प्लस की संख्या आएंगी।
इधर मान लेकर के चलते हैं, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है। इस प्रकार ये जो संख्याएं होती हैं वो माइनस अनंत तक होती हैं। तो कहने का मतलब जो पूर्णांक संख्याएं होती है ना, वो माइनस अनंत से शुरू होती हैं और प्लस अनंत तक की ओर बढ़ती हैं। इसमें जीरो मीडिएटर, मतलब जीरो बीच में होता है। जीरो न तो पॉजिटिव है न नेगेटिव है। जीरो के बाद में, जीरो के बाईं ओर जो संख्याएं होती हैं वो नेगेटिव होंगी और जीरो के दाईं ओर जो संख्याएं हैं वो पॉजिटिव होंगी। कहने का मतलब जीरो के दाईं ओर जब मान चलता है तो मान बढ़ता है, ठीक है, जब मान बढ़ता है। और अपने जीरो से इधर की ओर चलेंगे तो मान घटता है, मान घटता है, ठीक है। जैसे मान लो अब इस पर भी हालांकि कोई क्वेश्चन इतना बड़ा तो नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर देखो छोटा सा क्वेश्चन है कि माइनस के 3 व माइनस के 4 में से कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है या बड़ा अंक कौन सा है। तो अपन इसको ध्यान में रखेंगे भाई, जीरो से अगर अपन दाईं ओर चलते हैं तो मान बढ़ता है और बाईं ओर चलते हैं तो मान घटता है। तो अपन 3 है, 4 इधर आएगा, तो कहने का मतलब 3 जो है ना, माइनस का 3 वो माइनस 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये जो संख्याएं हैं, इन संख्या के बारे में अपन ने पढ़ लिया है कि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। इसमें जीरो शामिल नहीं है, और जिसमें जीरो शामिल है वे संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्याएं हैं। और जिसमें माइनस अनंत और प्लस अनंत है वे संख्याएं कौन सी है, पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद अपन देखते हैं भाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्या, जिनके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं। सम संख्या वे संख्या जिनमें अपन 2 का भाग लगाते हैं, अगर पूरा पूरा जाता है तो सम संख्या होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता विषम संख्या होती है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है ना, याद रखना, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है ना वो होती है 2, ठीक है ना। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, वे संख्या जिनमें 1 के अलावा, देखो दोस्तों 1 का भाग सभी में जाता है, तो वे संख्याएं जिनमें 1 के अलावा, 1 के अलावा स्वयं, 1 के अलावा स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी का भाग नहीं जाए, वे संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। तो जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इस प्रकार की जो संख्या है ना, इनमें 1 और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी का भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। अब एक होती है सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, जैसे मान लो कोई 2 संख्या लेते हैं अपन, जैसे मान लो 2 और 3 ले ली, तो इनकी सहअभाज्य संख्याएं कैसे होंगी, सहअभाज्य संख्याएं तब होती हैं कोप्राइम। ये सहअभाज्य संख्याएं तब होती हैं जब यहाँ पर इनका मैस्य, अब मैस्य क्या होता है, इनका महत्तम समापवर्तक, इनका मैस्य कितना हो, 1 होता है। जिन संख्याओं में, दोनों संख्याओं में या दोनों अंकों का मैस्य 1 होता है, महत्तम समापवर्तक 1 होता है, तो वे सहअभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिनमें 1 को छोड़ करके 1 का भाग सभी में जाता है तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी का भाग नहीं जाता है, ये संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। तभी अपन जब गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले अपन 2 का ही भाग लगाते हैं। अगर 2 का भाग नहीं जाता है, 2 का भाग नहीं जाता है, तब अपन किसका भाग लगाते हैं, 3 का भाग लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाए, कौन सी संख्या में जाए, कौन सी संख्या में नहीं जाए, अपन उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जिनको अपन बोलते हैं भाजकता के नियम, अपन उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखो अब अपन इसके बारे में बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिनको p बटा q के रूप में लिखते हैं, जिनका पूर्णतया एक वर्गमूल की पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, उनको बोलते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो जिनका मान निश्चित नहीं होता, जैसे √2 है, ठीक है, √3 है, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या है जिनका पूर्णतया वर्गमूल निकलता है, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो p बटा q के रूप में लिखी हुई होती हैं, वे संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब अपन बात करेंगे इनके बारे में
अब अपन इनके बारे में बाद में बात करते हैं कि कोई संख्याएं दो, एक पद्धति होती है दार्शनिक पद्धति और द्विआधारी पद्धति। दार्शनिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति और द्विआधारी पद्धति। देखो ये किस प्रकार होती है, द्विआधारी जो पद्धति है और दार्शनिक पद्धति है उसमें क्या अंतर है। दार्शनिक जो है ना उसमें है 0 से लेकर के 9 तक के अंक होते हैं। दार्शनिक जो पद्धति है उसमें 0 से 9 तक होते हैं, मतलब 9 तक के अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार के टोटल 10 अंक होते हैं इसमें दार्शनिक पद्धति में कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। तो अपन इससे बड़ी संख्या बना सकते हैं और छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो यहाँ पर अपन 99 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 9 को अपन काउंट लिख सकते हैं। और अपन छोटी से छोटी संख्या बनानी पड़ती है तो अपन लिख देते हैं 100 100 जो भी है। तो दार्शनिक पद्धति भी होती है जिसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं, वो दार्शनिक पद्धति होती है। और द्विआधारी जो पद्धति है उसमें 2 अंक होते हैं, इस पद्धति में 0 और 1 होता है। द्विआधारी पद्धति में केवल 0 तथा 1 होता है, अपन उसको क्या बोलेंगे, द्विआधारी पद्धति बोलेंगे, ठीक है ना, द्विआधारी पद्धति बोलेंगे। अब जैसे मान लो अपने को कोई संख्या है 37 को द्विआधारी पद्धति में लिखना है, द्विआधारी पद्धति में लिखना है। देखना अब मैंने आपको बता दिया कि द्विआधारी जो पद्धति है ना, देखो दोस्तों आपके लिए नया नाम लग रहा होगा कि ये नया नाम नहीं है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 37 को द्विआधारी पद्धति में कैसे लिखे। कोई भी नंबर होता है अपन उसको द्विआधारी पद्धति में कैसे लिखे। द्विआधारी जो पद्धति है उसमें केवल 2 अंक होते हैं, मैंने आपको बता दिया, एक होता है 0 एक होता है 1। तो मतलब ऐसी संख्या अपन उनको 2 अंकों में लिखेंगे, केवल और केवल 0 और 1 के रूप में इसको लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो आप लोग कैसे करेंगे, 37 के गुणनखंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अपन 2 का भाग लगाएं कितने बार जाता है, 18 बार जाता है। और इधर अपन लिखेंगे शेषफल, क्या लिखेंगे, शेषफल, ठीक है ना। कि अपन ने 2 का भाग लगाया, ठीक है, 2 का भाग लगाया तो अपना भाग कितनी बार गया, 18 बार गया। तो शेषफल कितना बच गया, जो अपना शेषफल बचता है वो यहाँ पर अपन लिख देंगे, कितना बच गया, 1 बच गया। फिर अपन 2 का भाग लगाएंगे, 9 बार गया, शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है ना, शेषफल 0 बच गया। देखना अपन ने पहले 2 का भाग लगाया, कितनी बार गया, 18 बार गया, 18 दूनी 36, कितना शेषफल बच गया, 1 बच गया। अब अपन 2 का भाग लगाते हैं तो शेष 9 बार जाएगा, शेषफल कितना बच गया, 0। तब तक भाग लगाएंगे 2 का जब तक कि ये जो संख्या है ना वो नीचे 2 से छोटी संख्या प्राप्त न हो जाए। फिर से अपन 2 का भाग लगाते हैं, 2 का भाग लगाने कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। फिर से अपन 2 का भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर से अपन 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर जब अपना 1 आ गया है, ठीक है ना, जब 1 आ गया है, शेषफल अपना कितना बचा, 0 बचा, तो यहाँ पर अपन 1 लिख देंगे। अब ये जो अपनी संख्या आई है इसको अपन नीचे से यहां से लिखेंगे, तो यहाँ पर इकाई का 1 हो गया, 0 0 1 0 1। ये जो संख्या है अपन ने इसको किस रूप में लिख दिया है, द्विआधारी पद्धति में लिख दिया है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि द्विआधारी पद्धति क्या है। द्विआधारी पद्धति ये है कि जो भी कोई संख्या है उसको अपने 2 अंकों के रूप में लिखना है। 2 अंक कौन से 0 और 1। तो 0 और 1 के रूप में इसको लिखा है, तो वही संख्या क्या है, द्विआधारी पद्धति के रूप में इसको लिख दिया है। क्या क्या इसमें 2 का भाग लगाना है आपको, जब तक 2 का भाग लगाना है कि 2 से छोटी संख्या यहाँ पर प्राप्त न हो जाए, और जितना शेष आता है वो यहाँ पर अपन लिखते जाएंगे। लिखने के बाद में जो लास्ट से अपन शुरू करेंगे इकाई का अंक, फिर इस प्रकार संख्या को अपन लिख देंगे। ये होगी द्विआधारी पद्धति। इसके बेस में आएगा 2, ठीक है, और दार्शनिक के बेस में कितना आता है, 10 आता है। अब देखो यहां पर अगर मान लो अपने को इस संख्या को
अपने को इस संख्या को अगर दार्शनिक पद्धति में बदलना है, ठीक है ना, अपन को इस संख्या को द्विआधारी पद्धति में कोई संख्या आ जाए उसको अपने दार्शनिक पद्धति में बदलना है, तो देखो कैसे बदलें, ध्यान से देखना। दार्शनिक पद्धति में कोई संख्या आप वापिस कैसे बदले, जैसे मान लो कोई संख्या अपने पास में है, ये अपने पास में कोई संख्या है, ठीक है ना, ये संख्या अपने पास में है, इसको बोलेंगे अपन द्विआधारी पद्धति में कोई संख्या दी गई है, अपने को इसमें दार्शनिक पद्धति में बदलना है, तो अपन दार्शनिक पद्धति में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर जो भी अपने पास में संख्या है, जो भी अपने पास में संख्या है उसको 2 की पावर में लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर एक है तो इसको 2 की पावर 1 लिख देंगे, फिर 0 ऐसा कैसा आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है, फिर 0 ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है, 2 की पावर 1 आ गई, 2 की पावर 0 से शुरू करनी है आपको, 2 की पावर 0 से शुरू करनी है, यहाँ पर 2 की पावर 1 आ गई, यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितनी होती है 1 होती है, प्लस ये 0 प्लस ये 4 प्लस ये 0 प्लस 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16 होती है, तो 16 4 20 और 1 21 और इसके बेस में कितने लिख देंगे 10 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन ने इस संख्या को किस में बदल दिया है, द्विआधारी संख्या थी और इसको अपन ने किस में बदल दिया है, दार्शनिक संख्या में बदल दिया है। देखो अपने पास में संख्या थी, ध्यान से देखना, दोबारा देख लेना, अपने पास में ये संख्या थी, अपन ने इसको चेंज किया है, तो अपन इसको चेंज कैसे किया, यहां पर देखना, आधार में 2 होता है, द्विआधारी संख्या है, द्विआधारी संख्या है क्योंकि द्विआधारी संख्या में 2 अंक होते हैं, द्विआधारी संख्या में केवल 2 अंक होते हैं 0 और 1, अपन ने इसको बदला है, अपन को इसमें दार्शनिक संख्या के रूप में इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहां पर ये जो भी संख्या है ना, ठीक है ना, 0 है तो वहां पर अपने को कोई संख्या नहीं लिखनी, और 1 है, 0 के अलावा 1 ही आएगा इसमें, 1 है वहां पर अपन क्या लिखेंगे 2 की पावर से शुरू कर देंगे, तो यहां से अपन 2 की पावर से शुरू करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 इस प्रकार टोटल संख्या 5 है, तो 2 की पावर अपन ने 0 से शुरू की, फिर 2 की पावर 1 आ गई, 2 की पावर 2 आ गई, 2 की पावर 3 आ गई, 2 की पावर 4 आ गई, लेकिन देखो 0 जहां जहां है ना वहां पर आपको 2 की पावर लेने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर आप 0 ही रख देना, तो 0 देखो तो यहां पर है तो यहां पर 0 आ गया, एक 0 यहां पर है तो यहां पर भी 0 आ गया, ठीक है। अब 2 की पावर 0 का मतलब है, देखो अब किसी भी संख्या या किसी भी अंक की पावर 0 होता है, इसका मतलब है उसका एक उत्तर है, तो कोई भी अंक है जैसे 2 की पावर 0 है, इसका मतलब है कि 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो यहां पर आ गया 1, फिर अपन इसको जोड़ते चलेंगे, 0 का मतलब है 0 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब है 2 की पावर 2 का मतलब है दोस्तों 2 को 2 से गुणा करना, तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस 0 प्लस 2 की पावर 4 का मतलब है 16, और इन अपन सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16 और 4 20, 20 रे 21। अब देखो अपन ने जो पहली संख्या अपन ने बनाई थी 37 की अपन ने बनाई थी द्विआधारी संख्या, अपन उसको भी चेंज कर लेते हैं। देखो अपन ने 37 के दार्शनिक संख्या लिखी थी, अपन ने 37 अपनी दार्शनिक संख्या थी और अपन ने उसको चेंज किया था, तो अपने पास में संख्या आई थी, ये संख्या आई थी अपने पास में, ठीक है, दार्शनिक संख्या थी, उसको अपन ने द्विआधारी में लिखा, तो ये संख्या आई थी, इसको अपन वापस अगर दार्शनिक में बदलना चाहते हैं तो देखो कैसे, वही करेंगे, यहां पर तो 2 की पावर 0 प्लस 0 0 ऐसा कैसा आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 1 आ जाएगा, यहां पर 0 ऐसा कैसा आ जाएगा, देखो यहां 2 की पावर 0, इसके बाद में 0 आ जाएगा, इसके बाद में 2 की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, इसके बाद में 0, इसके बाद में 2 की पावर 4 आ जाएगी, इसके बाद में 0, इसके बाद में 2 की पावर 6 आ जाएगी। ध्यान से देखना,
देखो 2 की पावर 0 से शुरू करना है, यहां पर पहले काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6, तो 1 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 और 6। टोटल अपने पास में यहां पर कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर देखो 7 आ रहे हैं, अपने पास में अंक कितने होने चाहिए, 6 ही होने चाहिए। तो यहां पर देखो एक को हमने लिखा 2 की पावर 0, फिर 0 आ गया, ये आ गया 2 की पावर 2, ठीक है, फिर 0 आ गया, ये आ गया 2 की पावर 4, फिर 0 आ गया, ठीक है। 2 की पावर अपन ने इसको लिख दिया है, 0 आ गया है, इसके बाद अपन ने इसको लिख दिया 2 की पावर 2, 2 की पावर अपन ने 0 से शुरू किया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे लिख लो आप एक बार, ठीक है। टोटल अंक काउंट करो इसमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर आप लिख लो 2 की पावर 0, यहां पर ऐसा कैसा आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे अंक है, यहां पर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ऐसा कैसा, 2 की पावर 3 0, 2 की पावर 4 0 और 2 की पावर 5 ऐसे कैसी। अब देखना इसको करें, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 को मतलब 2 को 5 बार गुणा करना है, 2 को कितने बार गुणा करना है, 5 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 प्लस 0 प्लस 0, 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 0 1, तो कितने हो गए 32 और 4 36, 36 और 1 कितने हो गए 37। तो देखो अपन ने किस प्रकार किया था इसको, अपन ने पहले भी किया था कि भाई 37 थी, अपनी दशमिक संख्या थी, अपन ने इसको द्वि आधारी में बदला था, तो अपने पास में आंसर ये आया था। अब द्वि आधारी में बदलने के बाद में अपन इसको वापस में किस संख्या में बदल रहे हैं, दशमिक संख्या में बदल रहे हैं, तो अपना आंसर वापस 37 आ गए हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर कोई संख्या द्वि आधारी संख्या है तो अपन उसको दशमिक में बदल सकते हैं आसानी से, और अगर द्वि आधारी संख्या में दी गई है तो अपन उसको दशमिक में बदल सकते हैं, और दशमिक में अगर कोई पद में कोई संख्या तो अपन उसको द्वि आधारी में आराम से बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं संख्या के बारे में। एक संख्या होती है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, ठीक है। देखना एक संख्या होती है पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है, और एक होती है अनुवर्ती संख्या। दोस्तों देखना अपन बात कर लेते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या क्या है और अनुवर्ती संख्या क्या है। देखना पूर्ववर्ती संख्या का मतलब है कि जैसे मान लो 637 है, तो 637 की पूर्ववर्ती संख्या अगर आपसे पूछे तो देखो 636 आ जाएगा। अनुवर्ती संख्या पूछे 639 की, तो आपकी अनुवर्ती संख्या देगी 640। तो कहने का मतलब आपको सीधा सा पता यहाँ पर लग गया होगा कि पूर्ववर्ती संख्या पूछे इसका मतलब आपसे एक पहले पूछ रहा है, और अनुवर्ती पूछे इसका मतलब आपसे एक बाद में पूछ रहा है, ठीक है। अगर मान लो अनुवर्ती कोई भी संख्या पूछे कि 16,547 की पूछे, तो आप लोग लिख देंगे 16,548। ये इसकी कौन सी संख्या आ गई है, अनुवर्ती संख्या आ गई है। कौन सी संख्या आ गई, अनुवर्ती संख्या आ गई। और अगर मान लो इसकी संख्या पूछे कि इसकी संख्या पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो यहां पर आप लोग इसके लिखेंगे कि 16,547 की पूर्ववर्ती संख्या, जो कि अपनी कितनी हो जाएगी 16,546, ठीक है। तो कोई भी संख्या, याद रखना दोस्तों कि कोई भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या जो होती है ना, उनका डिफरेंट कितना होता है, 2 का होता है, ठीक है। क्योंकि जो पूर्ववर्ती संख्या होती है वो एक पहले है, और अनुवर्ती जो संख्या है वो एक बाद में है, ठीक है। तो अपनी पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन बात करते हैं, देखना अब अपन बात करते हैं, एक संख्या होती है जिसको बोलते हैं पैलिड्रोम संख्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं पैलिड्रोम संख्या।
जो संख्या क्या होती है 2 3 7 है, ठीक है, मान लो ये संख्या है, तो इसको पैलिंड्रोम संख्या क्यों बोलते हैं? इसको पैलिंड्रोम संख्या इसलिए बोलते हैं कि ये दोनों तरफ से देखने पे एक समान जैसे दिखाई देती है। यहाँ पर 2 पहले है, यहाँ पर भी 2 पहले है, यहाँ 2 इसके बाद 3 इसके बाद में, यहाँ 3 इसके बाद में, यहाँ 7 बीच में, यहाँ 7 बीच में। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है उनका नाम होता है पैलिंड्रोम संख्याएं। तो दोस्तों याद रखना, इन प्रकार की संख्याओं को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम संख्याएं। बाद में देखो, जैसे यहाँ पर कुछ नियम होते हैं, ठीक है, क्रम विनिमय का नियम है। क्रम विनिमय का नियम क्या होता है? क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम होता है कि जैसे योग के लिए देखते हैं, क्रम विनिमय का जो नियम होता है, क्रम यानी कोई संख्या का क्रम, संख्या जो भी इस प्रकार है। क्रम विनिमय का नियम है दोस्तों कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लो a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है या नहीं होता, तो अपना आंसर आएगा यस होता है। क्यों? अगर मैं कहूं कि 2 प्लस 4 कितने होते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब आना चाहिए 6 होते हैं। तो उसी प्रकार 4 प्लस 2 भी कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। तो ये क्रम विनिमय का नियम है योग के लिए, जो कि सत्य होता है। मैंने आपसे पूछा 2 प्लस 4 कितने होते हैं, आपने कहा 6, तो मैंने कहा कि 4 प्लस 2 कितने होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 6। क्यों? क्योंकि 2 प्लस 4 है, उसके बराबर में कितने होते हैं? 4 प्लस 2 होते हैं, तो 6 बराबर 6। तो ये क्या हो गया? क्रम विनिमय का नियम हो गया है दोस्तों। कौन सा नियम हो गया? क्रम विनिमय का नियम। और किसके लिए हो गया? योग के लिए हो गया। इसी प्रकार मान लो अगर क्रम विनिमय का नियम अपने पास में लगाना है, गुणन के लिए लगाना है, ठीक है, क्रम विनिमय का नियम लगाना है अपने पास में गुणन के लिए, ठीक है, गुणन के लिए, तो अपने को पता है कि मैं आपसे पूछूं कि 2 गुणा 4 कितने होते हैं, तो आपका जवाब आएगा 8 होते हैं। तो उसी प्रकार 4 गुणा 2 कितने होते हैं, तो आपका जवाब आएगा 8 ही होते हैं। तो कहने का मतलब गुणन का जो नियम होता है वो होता है a गुणा b बराबर b गुणा a। कहने का मतलब अपन ने 2 गुणा 4 बराबर किया तो कितना आ गया? 4 गुणा 2 आ गया, जो कि दोनों बराबर क्या है? 8 है। तो ये क्या हो गया? क्रम विनिमय का नियम हो गया किसके लिए? गुणन के लिए हो गया। क्या क्रम विनिमय का नियम व्यवकलन के लिए लागू होता है? आपसे पूछ रहा हूं मैं दोस्तों, क्या क्रम विनिमय का नियम व्यवकलन के लिए लागू है? तो देखना, व्यवकलन का मतलब है बाकी या घटाव, ठीक है, व्यवकलन का मतलब है बाकी या घटाव। घटाव में बेटा ये लागू होता है क्या क्रम विनिमय का नियम? तो आप लोगों का जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा? नहीं होता। कैसे? कि अपने को पता है कि मैंने कहा कि 4 में से 2 घटाने हैं, तो आपका आंसर आएगा 2 बचे। तो उसी प्रकार 2 में से 4 घटेंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 2 बचेंगे। तो ये नियम जो होता है ना, a माइनस बी बराबर b माइनस ए नहीं होता है। तो a माइनस बी नॉट इक्वल b माइनस ए। इस प्रकार ये क्रम विनिमय का नियम होता है। और इसी प्रकार क्रम विनिमय का जो नियम है वो व्यवकलन के लिए लागू नहीं है। इसी प्रकार भाग के लिए भी लागू नहीं होता है। कैसे? भाग जो होता है, डिवाइड वाली संख्या होती है, जैसे मान लो 4 को भाग 2 से देना है तो आपका आंसर आएगा 2। तो 2 में अगर 4 का भाग देना तो आपका आंसर आएगा 1/2, जो कि बराबर नहीं है। तो a भाग b नॉट इक्वल b भाग a। ये क्या है? योग के भाग के लिए क्रम विनिमय का नियम, जो कि लागू नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके बाद में, क्रम विनिमय का अपने पास हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं अब अपन इसके बारे में बाद में बात कर लेते हैं कि यहां पर एक तो होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान, ठीक है। एक तो होता है स्थानीय मान, एक तो होता है विद्यार्थियों स्थानीय मान, और एक होता है जातीय मान। जातीय मान एक तो होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, ठीक है, और एक होती है फेस वैल्यू। अब देखना यहां पर स्थानीय मान और जातीय मान। यहां पर मान लो कोई संख्या लिखता हूं 574, ठीक है,
तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि जो जातीय मान है वो संख्या का वही मान होता है जो शुद्ध मान है। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि भाई कोई भी संख्या 570 इसमें 5 का जातीय मान तो 5 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा। अब इसमें प्लेस वैल्यू पूछ ले, स्थानीय वैल्यू पूछ ले कि 7 का, तो 7 का स्थानीय मान 7 के बाद में जितने भी अंक है उतने 0 लगा देंगे, ठीक है ना, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इनके बारे में अब आपको पता रहना चाहिए कि भाई स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। तो जातीय मान क्या होता है कि कोई भी अंक जो है वो स्वयं जो है वो उसमें क्या है, जातीय मान होता है। सहभाज्य संख्या मैंने आपको बता दी है। सहभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका मैसे कितना होता है, 1 होता है, वे संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या। तो स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में भी आपको पता लग गया, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं भाजकता के नियम, ठीक है। आज अपन बात कर लेते हैं भाजकता के नियम कि अपने को कोई संख्या के बारे में अपने को पता लगना चाहिए कि इसमें कौन सी संख्या का भाग जाता है। तो मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। 2 का जो भाजकता का नियम है ना वो बड़ा इजी है कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसमें पूर्णतया 2 का भाग जाता है। तो कहने का मतलब अपने पास में ये अपने को याद होना चाहिए, ज्यादा में नहीं तो 4-5 नियम तो अपने को याद होना चाहिए। कारण दोस्तों ये है कि अगर अपने को ये नियम याद है तो अपन जल्दी से उस संख्या का ही भाग लगाएंगे जिसका अपने को लगाना है, अन्यथा आप अन्य किसी संख्या का भाग नहीं लगाएंगे। क्यों, अगर अपने को पता लगे कि इसमें इस संख्या का भाग लगाएंगे तो अपन उसमें दूसरी संख्या का भाग क्यों लगाएंगे। तो इसलिए अपने को भाजकता के नियम भी आने चाहिए, क्योंकि अपना जो नंबर सिस्टम जो है, संख्या पद्धति जो है, अपन उसमें एक एक छोटी से छोटी चीज लेकर के अपन बड़ी की ओर चल रहे हैं, तो अपने को हर चीजों का पता रहना चाहिए। तो भाजकता के नियम जो है वो भी आप नोट कर लेना। 2 के भाजकता का नियम ये होता है कि जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसमें 2 का भाग जाता है। जैसे मान लो 2 का भाजकता का नियम है, 2 का भाजकता का नियम आपको बता दिया कि भाई जैसे मान लो 20 है, 378 है, इस प्रकार कोई भी संख्या होगी जिसमें इकाई का अंक है, फर्स्ट डिजिट जो है, इकाई का अंक जो है वो कितना होना चाहिए, उसमें 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, उनमें 2 का भाग जाता है। फिर है 3 के भाजकता का नियम। 3 के भाजकता का नियम ये होता है कि यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी कन्फर्म उसमें कितने का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। जैसे मान लो 27 है, 27 का पहले अपन योग कर लेंगे, 2 और 7 कितने हो गए, 9, तो 9 में 3 का भाग जाता है, तो संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार इसके बाद अपन देखते हैं 4 का भाजकता का नियम। 4 के भाजकता का नियम जो होता है वो होता है कि कोई भी जो संख्या है उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों में अगर मान लो 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो जैसे 48 है, 48 में इकाई के अंक में भी 4 का भाग जाता है और दहाई के अंक में भी 4 का भाग जाता है। तो कहने का मतलब ये इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों 4 से भाजे हैं, तो यहाँ पर 48 भी 4 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहाँ पर 4 के भाजकता का नियम हो गया कि इकाई का अंक और दहाई का अंक अगर दोनों में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। फिर 5 के भाजकता का नियम होता है। 5 के भाजकता का नियम बेटा ये होता है कि जिसमें इकाई का अंक 0 तथा 5 होता है उसमें 5 का भाग जाता है। जैसे मान लो 500 है, जैसे मान लो 700 है, इकाई का अंक अगर 0 और 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा, उसमें 5 का भाग जाएगा। फिर अपन बात कर लेते हैं 7 के भाजकता का नियम। किसकी बात कर लेते हैं, 7 के भाजकता का नियम। 7 के भाजकता का नियम कि भाई ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा। तो 7 के भाजकता का नियम अपन कैसे करते हैं, देखो दोस्तों 7 के भाजकता का नियम ये होता है कि कोई भी जो संख्या होती है उसमें 7 का भाग कब जाएगा, इस बात का कैसे पता लगेगा। तो अपन क्या करेंगे, कोई भी जो संख्या है उसमें इकाई के अंक का, कोई भी जो संख्या है उसमें इकाई के अंक का दुगुना करके शेष संख्या में से घटाएंगे। जब तक घटाएंगे तब तक कोई संख्या इस प्रकार की प्राप्त न हो जाए कि वो 7 से पूर्णतया विभाजित हो, यानी पास में कोई संख्या आ जाए जिसमें 7 का भाग जाए तो संख्या में 7 का भाग जाएगा। दोबारा से बोल रहा हूं, 7 के जो भाजकता का नियम होता है दोस्तों वो ये होता है कि कोई भी जो संख्या है, कोई भी जो संख्या है उसमें इकाई के अंक का दुगुना करके शेष संख्या में से घटाएंगे, अंत में इस प्रकार की संख्या आ जाएगी
जो 7 से आराम से कटती है उसमें 7 का पूर्णतया भाग जाता है। तो कहने का मतलब जैसे मान लो अपने पास में कोई संख्या अपन ने ले ली 16,860। अब अपन को इसमें जांच करनी है कि 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो अपन दोस्तों कैसे करेंगे कि यहाँ पर अपन पहले क्या करेंगे कि भाई इकाई का जो अंक है उसका दोगुना करेंगे और शेष संख्या में से घटा देंगे। अब इकाई का अंक क्या है 7 है, तो 7 को छोड़ करके जो शेष संख्या बची है 7 को 2 से गुणा कर देंगे और शेष संख्या में से घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1680 माइनस 14 जो कितने बच गए 1666। ठीक है, कितने बच गए 1666। फिर से अपन क्या करेंगे इकाई के अंक का दोगुना करके, करने का मतलब 166 में से दोगुना करेंगे, 2 गुणा 6 किसमें से घटाएंगे 166 में से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 154 बच जाएगा, क्योंकि 166 माइनस 12 कितना हो जाएंगे 154। और 154 जो संख्या है इसमें 7 का भाग जाता है। अपन यहाँ पर लगा के देख लेंगे 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 22 बार भाग जाता है। इसमें कितने बार भाग जाता है 22 बार भाग जाता है इसमें 7 का 154 में। तो दोस्तों अपने को यहाँ पर पता लग गया कि ये जो संख्या है इसमें भी 7 का भाग जाएगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं नौके भाजकता का नियम। नौके भाजकता का नियम यही होता है कि अगर अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जैसे अपना 3 की भाजकता का नियम है वैसे अपना क्या है 9 के भाजकता का नियम है। फिर अपन अगर बात कर लेते हैं 10 की, हालांकि 10 का तो क्या भाजकता का नियम है 10 का तो यही है कि इसमें अंकों का इकाई का अंक 0 होता है उसमें 10 का भाग जाता है। ठीक है, इसके अपन बाद में बात कर लेते हैं 11 के भाजकता का नियम। किसके बात कर लेते हैं 11 के भाजकता का नियम। अब देखते हैं यहाँ पर 11 के भाजकता का नियम। 11 के भाजकता का नियम ये होता है कि कोई भी जो संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा इस प्रकार की संख्या को +1 -1 +1 -1 से गुणा करके आपस में जोड़ते हैं तो अगर 0 या 11 से भाज्य कोई संख्या होती है तो उसमें 11 का पूर्णतया भाग जाता है। ये 11 के भाजकता का नियम होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं 11 के भाजकता का नियम दोस्तों ये होता है कि अगर इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, कोई भी संख्या होती है उसमें इकाई, दहाई होता है तो उस संख्या को +1 -1 +1 -1 इस क्रम में अगर आपस में गुणा करके अपन उनका जोड़ करते हैं तो या तो अपने पास में 0 आ जाए या अपने पास में ऐसी संख्या है जिनमें 11 का भाग जाता है तो उसमें कंफर्म है कि 11 का भाग जाएगा, 11 से विभाजित होगी। फॉर एग्जांपल 121 मैंने कहा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा मैंने कहा कि इकाई जो है उसको आप +1 से गुणा करेंगे, दहाई जो है उसको आप -1, फिर आप सैकड़ा जो है उसको आप +1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इनको तीनों को आपस में अपन गुणा करके इकाई को +1 से कर देंगे, दहाई को -1 से कर देंगे और सैकड़ा को +1 से गुणा करके इनको गुणा करके आपस में जोड़ते हैं। अगर योग 0 आ जाए या योग 11 से विभाजित कोई संख्या आ जाए तो उसमें 11 का भाग जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे इसको करेंगे माइनस का 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया, फिर यहाँ पर माइनस का 2 आ गया, ये प्लस का 1 आ गया, प्लस 2 हो गए, +2 में से माइनस का 2 घटेगा तो 0। कहने का मतलब 121 में अपन ने ये जब नियम अप्लाई किया तो यहाँ पर अपना 0 आया है। मैंने यही कहा कि या तो 0 आ जाएगा या 11 से विभाजित कोई संख्या आ जाएगी तो इसमें 11 का भाग पूर्ण दिया जाएगा। तो कहने का मतलब 121 में 11 का भाग पूर्णतया जाएगा। और 11 से अगर कोई संख्या आपस में गुणा होती है वो भी बड़ा इजी नियम होता है कि जैसे मान लो 11 को जब 11 से ही गुणा करते हैं तो यहाँ पर 2 है तो आप 2 तक लिख देंगे, वापस घटता क्रम लिख देंगे। देखो कितना अच्छा है। तो अपन भाजकता के नियम जो है इनके साथ साथ में अपन इस प्रकार से छोटी कड़ी से अपन बड़ी कड़ी की ओर चलते हैं। तो अब जैसे मान लो यहाँ पर ये संख्या है 3 बार संख्या लिखी गई है तो अपन इसको 3 बार गुणा कर देंगे, 1 2 3 2 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार कोई संख्या मान लो ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 फिर अपन घटता क्रम लिख देंगे। ठीक है, अब इसी से संबंधित कोई संख्या मान लो आ गई, इसी से संबंधित मान लो कोई संख्या आ गई कि गुणा करना है 22 को 33 से गुणा करना है तो ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है बेटा। 2 और 3 3 दूनी 6 हो गए, यहाँ पर इसको 11 11 लिख दो,
11 11 अपने को पता है 121 आता है क्योंकि 1 2 1 और इसको 6 से गुणा कर दो, 6 12 1 6 और 7, ठीक है। 6 कम 6 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 कम 6 1 7, ये इसका आंसर आ गया। तो अपन इस प्रकार गुणा कर सकते हैं। तो अपन इसी प्रकार से अपन छोटी सी संख्या लेकर के अपन छोटी कड़ी से लेकर अपन बड़ी कड़ी की ओर चल रहे हैं। तो दोस्तों अपन अब भाजकता के नियम सीख रहे थे, तो अब अपन बात कर लेते हैं। अपने 11 के भाजकता का नियम सीख लिया है और 11 के भाजकता का नियम सीखने के बाद में अपन बात करते हैं 11 के भाजकता का नियम सीखने में अपन बात करते हैं 13 के भाजकता का नियम। और 13 के जो भाजकता का नियम होता है, 13 का जो भाजकता का नियम है, 13 का भाजकता का नियम जो है वो ये होता है कि किसी संख्या के, कोई भी संख्या जो होती है उसमें इकाई के अंक का 4 गुना करके, इकाई के अंक का 4 गुना करके कोई भी संख्या है उसमें इकाई के अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं, ठीक है। शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं। देखो मैंने आपको बताया है 13 के भाजकता का नियम कि किसी भी संख्या में इकाई के अंक का 4 गुणा करके, अर्थात 4 से गुणा करके दोस्तों उसमें जोड़ते जाते हैं। अंत में वह संख्या बचती है जो 13 से पूर्णतः विभाजित होती है, उसमें 13 का भाग जाता है। तो ये भाजकता का नियम है। दोबारा सुन लेना, लिख लो साथ साथ में दोस्तों। 13 के जो भाजकता का नियम होता है वो ये होता है कि किसी भी संख्या में इकाई का जो अंक है उसका 4 गुणा करके शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं, शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं, अंत में वह संख्या प्राप्त होती है जिसमें 13 का भाग जाता है। तो अपना ये भाजकता का नियम कितने का है? 13 के भाजकता का नियम है। तो देखना दोस्तों, जैसे अपने पास में कोई संख्या है 11,648, अपन को इससे चेक करना है कि भाई 13 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो अपन भाजकता के नियम के अनुसार करेंगे। भाजकता का नियम ये है अपना 13 का कि इसमें इकाई का अंक है उसका 4 गुना करके, इकाई का जो अंक है उसमें 4 गुना करके जोड़ते हैं, ठीक है। तो 1164 बच गए। इकाई का अंक जो आपने गुणा किया उसको अलग रख लो, एक बार आप अलग रख लो। 1164 प्लस 8 जो है उसमें अपन जोड़ देंगे, तो उसमें अपन जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1164 प्लस 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 गुणा 4, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आ जाएगा कि 1164 प्लस कितने आ गए 32, तो 1196। ये काम जब तक करना है जब तक कोई संख्या अपनी इस प्रकार ना आ जाए कि वो 13 से पूर्णतया कट सके। तो 1196 आ गई, 1196 फिर से करेंगे अपन कि भाई इसमें इकाई का अंक जो है वो क्या है 6 है। 6 को कितने से गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे। तो वापस इसको करेंगे तो 143 आ जाएगा। 119 प्लस 24 जोड़ेंगे तो 143 आ गया। 143 में फिर से जोड़ेंगे, फिर से कितने को जोड़ेंगे 4 से गुणा करके। देखो 143 आ गए। मैंने कहा कि जब तक करना है जब तक कोई संख्या 13 से न कटे और आसानी से 13 के नजदीक संख्या ना आ जाए। तो अपन क्या करेंगे 14 प्लस इसका फिर से 4 गुणा करेंगे तो 12 आ गए। 14 और 12 कितने हो गए 26 हो गई। और अपने को पता है 26 में 13 का आराम से भाग जाता है। तो कहने का मतलब 13 से ये संख्या कटती है और 13 से ये दोस्तों संख्या कटती है। तो यहाँ पर अपना 13 का भाजकता का नियम है। कहने का मतलब इस संख्या में भी 13 का भाग पूर्णतया जाएगा, ठीक है। तो 13 के भाजकता का नियम फिर से रिपीट कर देता हूं कि किसी भी संख्या में इकाई के अंक का 4 गुणा करके शेष जोड़ते जाते हैं। तब तक जोड़ेंगे जब तक कि ये संख्याएं पूर्णतया 13 से कटे नहीं। तो यहाँ पर 26 आ गया अपनी और 26 आ गया तो यहाँ पर 13 का भाग पूर्णतः इसमें जाता है। तो कहने का मतलब 11,648 में भी दोस्तों 13 का भाग पूर्णतया जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं 17 के भाजकता का नियम। देखना 17 के भाजकता का नियम यह होता है कि दी गई संख्या, 17 के भाजकता का नियम यह होता है कि दी गई संख्या जो है उसमें इकाई के अंक का 5 गुणा करके, कोई भी संख्या दी जाए उसमें इकाई के अंक का दोस्तों 5 गुणा करके, 5 गुणा मतलब 5 को कोई भी इकाई के अंक उससे गुणा करके शेष संख्या में घटाते जाते हैं, ठीक है। 5 गुणा करके शेष संख्या में घटाते जाते हैं। अंत में जो संख्या बचेगी अगर वो 17 से आराम से कट रही है तो इसका मतलब वो संख्या 17 से भाज्य होगी। और जब तक संख्या अपने को क्या करना है उसमें 5 से गुणा करके घटाते जाना है जब तक वो संख्या 17 के नजदीक न आ जाए।
तो यहाँ पर देखो या वो संख्या 17 से बराबर कटना चाहिए, तब तक आपको ये प्रक्रिया करनी है। तो अपन क्या करेंगे, मैंने 17 का भाजकता का नियम बताया। 17 का भाजकता का नियम, 17 का भाजकता का नियम, 17 का भाजकता का नियम जो आपको बता दिया कि इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष संख्या में घटाते जाते हैं। ठीक है, संख्या है 16,779। तो अपन क्या करेंगे, 16,1677 में से किसको घटा देंगे, 9 गुणा 5 को घटा देंगे, क्योंकि इकाई का अंक उसका 5 गुना करके अपन घटाते जाते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें 5 गुना करके घटाते जाते हैं, तो अपने पास में जो संख्याएं आएंगी वो आ जाएगी 1632। इसमें फिर से अपन क्या करेंगे, 1632 में फिर से अपन 163 में से 2 गुणा 5 घटा देंगे। ठीक है, तो 153 आ जाएगा। क्यों, 163 में से 5 गुणे 10 घटा देंगे तो 153 आ जाएगा। और 153 में अपन 17 का भाग लगाएंगे जो कि पूर्णतया भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 16,779 जो है अपनी, ये भी जो संख्या है उसमें 17 का भाग पूर्णतया जाएगा। ठीक है, तो ये 17 का भाजकता का नियम हो गया। इसके बाद में अपन एक भाजकता का नियम और पढ़ लेते हैं, 19 के भाजकता का नियम। 19 के भाजकता का नियम क्या है, 19 के भाजकता का नियम ये है कि दी गई संख्या क्या होती है कि भाई दी गई संख्या, 19 के भाजकता का नियम ये होता है कि दी गई संख्या, कोई भी संख्या दी जाएगी और उसमें इकाई का अंक जो है, उसमें इकाई का जो अंक है उसका दुगुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं। ठीक है, 19 के भाजकता का नियम भी बड़ा इजी है कि भाई कोई भी जो दी गई संख्या जो है, कोई भी संख्या है उसमें इकाई के अंक का दुगुना करके अपन संख्या में जोड़ते हैं। ठीक है, अंत में बची संख्या में अगर 19 से कट रही है तो वो जो पूरी संख्या जो अपनी मेन संख्या जो है उसमें भी अपन आराम से 19 का भाग लगा सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास में संख्या है, अपन नियम लिख रहे थे 19 का भाजकता का नियम, 19 का भाजकता का नियम, 19 का भाजकता का नियम। ठीक है, तो देखना 19 के भाजकता का जो नियम होता है वो ये होता है कि कोई भी संख्या जो होती है उसमें इकाई के अंक का दुगुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अपने वाला संख्या है 1862, इकाई का अंक जो है उसका अपन दुगुना कर रहे हैं और शेष संख्या में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 190। अब 190 जो हो गए, 190 में हमें पता है कि भाई 19 का भाग आराम से जाता है। 190 में 19 का भाग जाएगा, 10 बार जाएगा, तो 190 में अगर 19 का भाग जा रहा है तो दोस्तों 1862 में भी 19 का भाग जाएगा। ये है भाजकता के नियम। ठीक है, तो 19 के भाजकता का नियम जो है, 19 के भाजकता का जो नियम है वो ये है कि कोई भी जो संख्या है उसमें इकाई के अंक का दोगुना करके अपन शेष संख्या में जोड़ते हैं। ठीक है, वो 19 के भाजकता का नियम है। तो अगर मान लो संख्या में 19 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 19 का भाग जाएगा। तो अपन ने आज भाजकता के नियम के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो अब आज के लिए अपन इतना ही, बाकी बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो नंबर सिस्टम के लिए आप आज तक इतना ही काम करेंगे और जरूर से जरूर आप इस वीडियो को आगे शेयर भी करेंगे और चैनल को इस प्रकार वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।